हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है पॉलिटिक्स की, सनातन धर्म की और बात होने वाली है यहाँ पर इस्लाम की भी। क्या है यहाँ पर मुद्दा, देखते हैं। मुद्दा आपके सामने लिखा है, क्या भारत में सबसे अधिक जमीनों के मालिक वक्फ बोर्ड हो जाएगा खत्म? जानिए क्या है मामला। तो बात होने वाली है आज यहाँ पर वक्फ बोर्ड की। बहुत सारे लोग जानते होंगे वक्फ बोर्ड क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इसकी अहमियत क्या है। तो यहाँ पर एक हेडलाइंस के माध्यम से प्रदर्शित करता हूँ। क्या वक्फ बोर्ड आर द थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड इन इंडिया आफ्टर द आर्म फोर्सेस एंड द लैंड रेलवे, बट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इज द स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक नीड। ओवरऑल यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं। महिमा बता देता हूं सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड कितना पावरफुल है। पूरे भारत देश के अंदर, इतना बड़ा हमारा देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर हमारे असम तक, इस पूरे क्षेत्र के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ऐसी शक्ति है जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा संपत्ति है। संपत्ति ना कहें, जमीन है। सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास यहाँ पर आर्म फोर्स के पास में है। दूसरी सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास रहती है और उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन यहाँ पर वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड क्या है? एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला संगठन है। लोगों की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा करता है, जमीन इकट्ठा करता है। पर आज हम देख रहे हैं मुस्लिम परिवारों के अंदर एक परिवार में 8-8 10-10 बच्चे हैं और वही भूख के कारण तड़प रहे होते हैं, सड़कों पर घूम रहे होते हैं, चोरी चपाटी और भी जो अलग अलग प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां होती है उसके अंदर संलिप्त रहते हैं। तो वक्फ बोर्ड को और आगे थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूंगा आपको, पर थोड़े से हम हेडलाइंस के जरिए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि क्या है, बिल टू रिपील वक्फ बोर्ड एक्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। प्राइवेट मेंबर बिल इज सीकिंग बाय द रिपील वक्फ एट द इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो वक्फ बोर्ड से संबंधित जो कानून है उसको रिपील करने के लिए क्या करा गया है, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और जो दूसरे बिल क्या होते हैं, इनमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी और स्लाइडों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो राज्यसभा में शुक्रवार को क्या हुआ है, एक वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को पुनः बंद करने के लिए यह अधिनियम बना हुआ है। इस अधिनियम को वापस से समाप्त करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। बीजेपी के एक सांसद हैं, उन सांसद का नाम क्या है, हरनाथ सिंह यादव। इन्होंने 1995 में बने वक्फ बोर्ड एक्ट को समाप्त करने के लिए एक बिल लाया है। इसे सदन में पेश करने की अनुमति मांगी गई थी। बाद में इसके अंदर क्या हुआ है, इसे अभी इस सदन के अंदर तो क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया है। आगे इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लिखा गया है, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है अभी हम समझेंगे। विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्यसभा में पुनः स्थापित हुआ है। विधेयक पुनः स्थापित के पक्ष में 52 तथा विपक्ष के अंदर यहाँ पर 32 मत पड़े हैं। मतलब ओवरऑल एक सदन के अंदर तो क्या हो गया है, ये कानून पास हो गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी कानून बनता है तो उसे संसद में पास होना जरूरी होता है। अब संसद को टेक्निकली समझे तो क्या होता है, संसद के अंदर, संसद में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति। कोई भी अगर बिल आता है वो कानून बनने की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले या तो राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा। दोनों में से किसी भी एक हाउस में पहले उसे पास होना पड़ेगा। पास कैसे होता है, मेजोरिटी से पास हो जाता है। 10% का कोरम रहता है। 10% का कोरम पूरा होने के बाद में या तो राज्यसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास हो जाएगा तो फिर कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर उसको क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो वो एक कानून बन जाता है। तो ऐसे ही एक बने हुए कानून को अब रिपील करने की मांग करी गई है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को वापस से बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए यहां पर क्या करा गया है, एक बिल लाया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक गवर्नमेंट बिल है, एक प्राइवेट मेंबर बिल है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस छोटे से एक बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अब घर के अंदर कहीं घूमने की प्लानिंग चल रही है। घर के अंदर क्या चल रही है, घूमने की प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पे हम घूमने जाएंगे। अगर घर का सबसे छोटा बच्चा यूं बोले कि आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, तो उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो क्या हो, मना कर दिया जाए। पर वही बात घर में पिताजी कहें या मम्मी कहें कि आज यहाँ घूमने जाएंगे, तो उस बात को जो पास होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है, कैबिनेट होती है या मंत्रिमंडल बोले। मंत्रिमंडल जब कोई बिल को लेकर आता है तो उसे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। और गवर्नमेंट बिल
पास होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब ओवरऑल वो पास ही हो जाता है मान के चलिए। पर गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर अन्य जो भी व्यक्ति विधायक बिल लेकर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। जैसे कि हमारे जो भी मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसके जितने भी मंत्री अगर वो बिल लेकर आते हैं तो वो तो गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। पर उनके अलावा जो बचे लोग हैं, जिसके अंदर बीजेपी के सांसद भी हो सकते हैं, कांग्रेस के सांसद भी हो सकते हैं, कोई भी अगर बिल लेकर आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से यहाँ पर संबोधित करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं वक्फ एक्ट 1995 क्या बताता है। तो ये क्या है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक सांसद ने यहाँ पर क्या करा है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करा है और यहाँ पर उन्होंने उसे रिपील करने की मांग करी गई। ये इनको देख लीजिए अच्छे से, इन्होंने इसको बंद करने के लिए क्या करे हैं, प्रयास करेंगे। इनका नाम क्या है, हरनाथ यादव। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक ये सिलसिला अभी उड़ के क्यों आया, ये अभी अभी मतलब मैटर चालू क्यों हुआ है। तो दो खबरें अभी क्या चल रही है, निरंतर मार्केट में चल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वक्फ बोर्ड एक तरीके से लोगों की संपत्ति हड़पने का काम कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास जो शक्तियां उससे वो धार्मिक कार्यों में न लगाते हुए लोगों की संपत्तियों को हड़प रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, अपने पास जब्त कर रहा है। तो ऐसे दो केस यहाँ पर सामने आए, जिसके अंदर पहला केस क्या है, खबर है कि तमिलनाडु के एक प्रदेश त्रिची गांव के अंदर बताया जा रहा है, जहां पर 1,500 आबादी के हिंदू लोग रहते थे और वहां पर लगभग 6 से 7 मुस्लिम परिवार रहा करते थे। वहां पर 1,500 साल पुराना एक शिव मंदिर भी था। वक्फ बोर्ड एकदम से आता है और वक्फ बोर्ड ने क्या कर दिया, उस पूरे गांव को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। अब वक्फ बोर्ड करता है क्या, आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जिसके अंदर क्या होता है, वो किसी भी जमीन को उनकी मर्जी से, उनको पसंद आ रहा है कि ये जमीन हमारी है, उसके ऊपर जाके वो सिर्फ बोल देते हैं कि ये जमीन हमारी है। उसके अलावा फिर वहां पर और किसी का बस नहीं चलता है। अगर उनने बोल दिया ये जमीन हमारी है तो वो जमीन उनकी हो जाएगी। अब जो व्यक्ति वहां पर रह रहा है तो उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन मेरी है, वक्फ को साबित नहीं करना। और वक्फ ने बोल दिया कि ये जमीन हमारी है तो उनकी हो जाएगी। उस व्यक्ति को अपनी तरफ से सबूत पेश करने पड़ेंगे, कागज पेश करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि वक्फ उन सबूतों को मानने से इनकार करते हैं। और इस व्यक्ति के पास एक ही तरीका बचता है कि भैया मैं संविधान की शरण में चले जाऊं, मैं कहां चले जाऊं, न्यायपालिका की शरण में चले जाऊं। तो इस अधिनियम के अंदर, वक्फ बोर्ड 1995 के अंदर, वो व्यक्ति किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है। मतलब एक तरीके से व्यक्ति का गला घोटकर मानने की पूरी तैयारी। 1995 में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के अधिनियम लाए गए, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो, उसकी संपत्ति को और वक्फ बोर्ड बोल दे ये मेरी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको क्या करके दिखा दे, वापस दे के दिखा दे। दूसरी घटना यहाँ पर महाराष्ट्र के सोलपुर जिले की है, जहां पर एक बस्ती के अंदर 250 से अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते थे। उनके साथ भी ऐसे ही करा गया। उनके जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि जमीन आज से हमारी है। और व्यक्ति गांव के तो आप देखते हैं कितने कानून से अनभिज्ञ रहते हैं, भोले भाले लोग रहते हैं, उनको कहाँ समझ आता है इतना ज्यादा। उन वक्फ ने बोल दिया जमीन हमारी है, बेचारे साबित करने में रह गए। और वैसे भी अगर आप साबित भी करेंगे, अपने पेपर दिखाएंगे, वक्फ मना कर देता, हम नहीं मानते इस प्रकार के किसी पेपर को, कानून की शरण में आप जा नहीं सकते हैं। और इस तरह से क्या करता है, वक्फ लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है। अब यहाँ पर जब्त करने के बाद में वो क्या करते हैं, धर्मांतरण का एक गंदा खेल यहाँ पर खेलते हैं। करते क्या है, वो लोगों को बोलते हैं भैया तुम साबित नहीं कर पाए, ये जमीन हमारी, ठीक है जमीन हमारी, पर अगर तुमको ये जमीन वापस चाहिए तुम क्या कर लो, मुस्लिम धर्म अपना लो, तुम क्या कर लो, इस्लाम को अपना लो, इस्लाम को तुम कबूल कर लोगे आज से, तो हम ये क्या कर लेंगे, तुम्हें जमीन वापस कर देंगे। तो इस प्रकार के वक्फ बोर्ड द्वारा अनेकों क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्या करे जा रहे हैं, गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं। तो इसी के विरोध में जो बीजेपी के सांसद है, उनका एक बिल लाया गया है कि भैया अगर मेरी संपत्ति है तो मुझे इतना तो अधिकार मिले कि मैं कानून की शरण में जा पाऊं, मैं न्यायपालिका की शरण में जा पाऊं, मैं अपने आप को सिद्ध कर पाऊं कि ये जमीन मेरी है। ठीक है, आगे देखिएगा वक्फ बोर्ड के संबंध में आगे कितनी संपत्ति इनके पास, तेलंगाना वक्फ के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास कितनी है, 77 एकड़ जमीन है, 35 एकड़ इंस्टीट्यूशन है, जिनकी कुल कीमत कितनी है, 5 लाख करोड़ के आसपास इनकी कीमत है। तो इस प्रकार वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर गेम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या है खबर है, वक्फ एक्ट 1995 a tool give to वक्फ बोर्ड एज अ snatch द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू। मतलब यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया भी क्या कर रहा है, मजाक मजाक में कह ही रहा है, बोल रहा है कि भैया तो हिंदुओं की संपत्ति के ऊपर हाथ डालने का तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा कारनामा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, SC to hear केस रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वक्फ बोर्ड बाय द पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम।
आगे क्या है, बहुत सारी आपको खबरें में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ी सी जमीनों का एक एस्टिमेट देख लीजिए। अप्रोक्स 17.95 एकड़। Ministry of Defense therefore the owns largest stake of the in land of proof 17.95 एकड़। हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर के पास कितनी 17 एकड़ जमीन है। आगे बढ़ेंगे तो रेलवे के पास कितनी एकड़ है, रेलवे के पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 4.77 लाख एकड़ जमीन है। और जबकि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। आधा पंजाब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आधा पंजाब लगभग इतनी जमीन किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास में यहाँ पर मानी जाती है। अब थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये कहानी क्या है, वक्फ क्या है, वक्फ किस प्रकार से काम करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, इसके पूरे एस्टेब्लिशमेंट को हम क्या करेंगे, समझें क्या है वक्फ। पहले वक्फ को समझ लेते हैं, वक्फ क्या है। वरिष्ठ पत्रकार शाजेब जिलाली के मुताबिक वक्फ का अर्थ होता है किसी धार्मिक कार्य के लिए अगर आप किसी प्रकार से किसी संपत्ति को दान में दे देते हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है, दान। अगर यहाँ पर आप अपने मर्जी से किसी प्रकार का कोई दान देते हैं, आप जमीन दान दीजिए, आप प्रॉपर्टी दान दीजिए, आप सोना चांदी गहने जवाहरात दान दीजिए, आप खाना दान दे दीजिए, आप किताबें दान दीजिए, कपड़े दान दीजिए, सारा चीज किसके अंदर काउंट करी जाती है, वक्फ के अंदर काउंट करी जाती है। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, किसी संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का, किसी खाली पड़ी जमीन का लंबे समय तक धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो वो भी किसके अंदर काउंट हो जाएगी, वक्फ के अंदर काउंट हो जाएगी। इस प्रकार का ये क्या करता है, कानून बताता है। अगर यहाँ पे आप लंबे समय से किसी सरकारी संपत्ति को प्रयोग कर रहे हैं, आप वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, आप वहां पे लंगर चला रहे हैं या किसी प्रकार का भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और वो लंबा समय हो चुका है उसको, तो धीरे से वो क्या कर लेता है, वक्फ उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, जैसे काम मैंने बताई दिए, इसके अंदर शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद, धर्मशाला आदि इन सभी कार्यों के लिए जमीन का प्रयोग होगा। तो बाद में जो बोर्ड है उसे क्या काउंट कर लेगा, वक्फ की संपत्ति काउंट कर लेगा। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, जैसे इसके अंदर चल संपत्ति, अचल संपत्ति और अन्य सभी प्रकार की चीजें आ जाती हैं। चल अचल के अंदर तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या चीजें आती हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर हम चलते हैं तो हिस्ट्री क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद जो क्या है इस्लाम के जनक माने जाते हैं, इस्लाम की शुरुआत जिन्होंने करी है, उनके समय से वक्फ का सिस्टम चला आता है। उन्होंने ही पुराने समय में कहा था कि अगर आपके पास में क्या है, एक्स्ट्रा कोई संपत्ति है, एक्स्ट्रा किसी प्रकार की कोई चीजें है जिसके प्रयोग से लोगों का भला हो सकता है, लोगों को क्या हो सकता है, लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो उसे हम वक्फ मानेंगे। क्या लिखा है, अपनी जायदाद को इस तरह खैरात में दो कि ना बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके, ना ही उसकी विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिल सके। इस प्रकार के कथनों का प्रयोग करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बातों को कहा। मतलब आप अपनी संपत्ति क्या कर दो, दान में दे दो, उसका किसी गलत हाथों में प्रयोग ना हो पाए, पर बशर्ते आपके पास में वो चीजें होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में मध्यकालीन भारत के आते आते जो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक है, उसने भी वक्फ के काम को बड़ी मतलब मुस्तैदी आगे बढ़ाया। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौर ए हुकूमत में शिफाखा खाना खोला, जहां पर उन्होंने क्या करे, अस्पतालों को चलवाया। अस्पतालों को चलवाते समय वहां पर जो लोगों की संपत्तियां प्रयोग में करी गई, बाद में लोगों ने भी उसको हंसी खुशी क्या कर दिया, दान में दे दिया कि भैया धार्मिक काम हो रहा है, लोगों की भलाई के काम हो रहे हैं, तो लोगों ने उसको क्या कर दिया, दान के अंदर दे दिया। बाद में अकबर के समय देखे तो बादशाह अकबर जलालुद्दीन के जमाने में वक्फ के सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करी और वक्फ के तहत मौजूदा जमीन की देखरेख पर अपना खासा ध्यान दिया। मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता ही आ रहा है, आज की कहानी वक्फ नहीं, पर इस वक्फ के सिस्टम को बदल दिया गया आज के जमाने में। पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको समझाया, बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करा, अकबर ने उसको क्या करा, आगे बढ़ाया और फिर चीजें बदलती जाती हैं। तो यहाँ पर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1910 में यहाँ पर क्या करा, सरकार में काजी नियुक्त कर दिए। काजी तो आप सभी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जब यहाँ पर काजी नियुक्त करे गए तो उन्होंने फिर इसको क्या करा, आगे बढ़ाने का कामकाज करा, इसको संभाला, लोगों के जो भी वक्फ मिलता था उसके रिकॉर्ड्स बनाना शुरू हुए। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब औकाफ की हालत बदतर होने लगी तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अधीन क्षेत्रों में एक कानून सन 1810 में पारित हुआ और 1817 में ऐसा ही कानून फोर्ट
सेंट जॉर्ज मद्रास के तहत आने वाले क्षेत्रों में भी लागू किया गया। मतलब यहाँ पर जो अलग अलग उसकी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग सेक्टर थे जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में वक्फ को क्या कर दी गई, परमिशन दे दी गई। इसके बाद 1863 में पिछले सभी कानूनों को निरस्तित कर दिया गया और धार्मिक वक्फ को मितावलियों को सौंप दिया गया। मतलब जो काजी होते हैं और जो भी उनके जो मेन जो धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको ये चीजें दे दी गई कि भैया आप ही इसको क्या करेंगे, देखेंगे, पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक। बाद में क्या होता था कि अगर जो संपत्ति का एक नेचर है कि ये खत्म नहीं होती, अगर आपने दान में दे दी तो क्या होगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया था कि अगर आपने संपत्ति दे दी तो उस संपत्ति का प्रयोग बाद में अपने बेटे, बच्चे या जो भी आपकी पीढ़ी के अन्य लोग भी उसको करते जाएंगे, कर पाएंगे। इस प्रकार का कानून लाया गया था। पर बाद में इसका विरोध हुआ कि भैया अगर दान में दे दी तो फिर तो आपके प्रयोग में आनी ही नहीं चाहिए। दान का नियम है कि वो दूसरों के प्रयोग के लिए होता है, आपके प्रयोग के लिए नहीं होता। तो पहले इसको फिर इंट्रोड्यूस करा गया था, फिर बाद में विरोध हुआ तो विरोध करने के बाद में सिस्टम को हटा दिया, भैया अगर दान में दे दिया है तो अब दान में ही रहेगा, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते गए, पहले पैगंबर मोहम्मद साहब, फिर फिरोज शाह तुगलक, अकबर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कानून बनाए गए। बाद में 1910 में भारत ने मुसलमानों को एक और मौका मिला। बैरिस्टर सर अली ईमान ने भारत सरकार को कानून मंत्री नियुक्त हुए और उसके अंदर उन्होंने अपने वकील मित्रों के बीच में वक्फ की चर्चा करी। फिर क्या था, कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील बहादुर मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने इंपीरियल काउंसिल में एक वक्फ बिल पेश किया और बता दे कि भारत ने उस समय तक वक्फ अल औलाद को लेकर कोई कानून नहीं था। मतलब ओवरऑल उस प्रकार के कानून को उन्होंने क्या करा, डिनाई कर दिया। देश में अभी लगभग कुल कितने वक्फ हैं, तो देश में अभी लगभग कुल 32 वक्फ हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या है, ये अलग अलग वक्फ बोर्ड गठित हो चुके हैं। इनकी शुरुआत कहाँ है, सरकार द्वारा जमीन पर संपत्तियों के नियमन हेतु वक्फ बोर्ड का गठन किया और भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया था। इसमें सरकार ने वक्फ से संबंधित सही प्रकार के क्रियाकलापों की जिम्मेदारी किसको दी, वक्फ बोर्ड को दे दी। मतलब धीरे धीरे अब भारत सरकार ने भी क्या कर दिया, वक्फ की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, वक्फ बोर्ड को दे दी। तो भैया वक्फ बोर्ड संपत्ति लाता कहां से था, तो थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे ही भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद होने के बाद में देखिए, भारत पहले विविधता में एकता वाला देश, हर जगह मुसलमान रह रहे हैं, हर जगह हिंदू रह रहे हैं। पर बाद में 1947 में जब धर्म के आधार पर क्या हुआ, क्षेत्र का विभाजन हुआ, तो जितने मुसलमान थे, ज्यादा नहीं, मतलब जिनको जाने की इच्छा थी, उन्होंने क्या करा, अपनी संपत्तियों को छोड़कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान से हिंदू थे वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। पाकिस्तान में जो मुसलमान गए तो वहां पर हिंदुओं की संपत्ति पर तो उनने कब्जा कर लिया, पर जो यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान जो छोड़कर गए थे, वो सारी संपत्ति किसने, गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। और गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद ये वक्फ बोर्ड ने क्या करा, उसे अपना मतलब अपनी ओर से क्या कर दिया, क्लेम ठोक दिया कि भैया मुसलमानों के तो हकदार हम ही हैं, मुसलमानों की जो संपत्ति हो किसकी होगी, हमारी होगी। तो जितनी भी मुसलमानों की संपत्ति थी वो छोड़कर चले गए थे, वो सारी की सारी किसके हाथों में आ गई, वक्फ बोर्ड के हाथों में आ गई। तो इस प्रकार इनके पास क्या हो गई, संपत्तियों का एकत्रीकरण हुआ। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या करा, संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू करा, लोगों की संपत्तियों को अपने हथियाना शुरू करा। अभी फिलहाल में वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया द्वारा चलाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट की क्या है, अभी भी इसके ऊपर पूरे के पूरे नियमन है, गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट है इसका। किस चीज के लिए इसका प्रयोग होता है, वक्फ की जो संपत्ति होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है एग्रीकल्चर में। मतलब वक्फ के बाद जितनी जमीन है सबसे ज्यादा उसका प्रयोग एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद उसका प्रयोग कहाँ होता है, मस्जिदों को बनाने में होता है, शॉप में होता है, फिर ग्रेन यार्ड बनाने में होता है, हाउसेस बनाने में होता है। ठीक है, ऐसे बिल्डिंग्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे काम जो नीचे दे रखे हैं, ईदगाह, मदरसा, इन सभी कामों में वक्फ इन संपत्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। और ये कोई छोटी मोटी संपत्तियां नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्तियों की मालिक है वक्फ बोर्ड। अलग अलग जगह पर इनके पास एकड़ों में जमीनें पड़ी हैं। वक्फ काम कैसे करता है, तो सभी वक्फ बोर्ड को निगरानी करने का काम केंद्रीय वक्फ परिषद के पास होता है। इस संस्था के केंद्रीय सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 के अंदर स्थापित किया था। ठीक है, इसके अंदर लगभग कुल 20 सदस्य होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वक्फ पूरी तरीके से एक सिस्टम के थ्रू बनाया गया गवर्नमेंट का सिस्टम था, जिसको पूरी कांग्रेस सरकार ने क्या करा है, सहयोग दिया था।
आगे देखते हैं इस सिस्टम को कौन चलाते हैं, केंद्र सरकार के एक मंत्री चलाते हैं। फिलहाल में अभी वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड के जो क्या है मंत्री हो स्मृति ईरानी है। इसके अंदर 7 मुख्य सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन के साथ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, मुस्लिम नेता, मुस्लिम विधायक, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य, स्कॉलर और 1 लाख से वार्षिक आय वाले वक्फ बोर्ड के मुताबिक शामिल होते हैं। और लगभग ये जितने नाम मैंने बताए हैं इसमें सभी का मुस्लिम होना अनिवार्य है। मतलब वक्फ बोर्ड के अंदर जो व्यक्ति मेंबर होंगे वो सभी के सभी बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, मुस्लिम होंगे, मोमेडियन होंगे। आगे देखिए यहाँ पर संपत्तियों का वर्गीकरण है कि किस क्षेत्र के अंदर कितनी कितनी संपत्ति। तो सबसे ज्यादा संपत्ति पंजाब के अंदर है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के पास आती है, फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिवीजन है। मतलब भैया हम जो एमपी वाले हैं, अभी एमपी वाले भी इसके अंदर टॉप सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या दे रखी है, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा न्यूज में क्यों ले रहा है, न्यूज में कवरेज, ये इसके कारण ही है कि तमिलनाडु के गांव में तिरुचिरापल्ली पर बाड़ा खड़ा हो गया, तब गांव की पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्या कर दिया, अपना कब्जा ठोक दिया कि भैया इस पूरा गांव ही किसका है, हमारा है, ये पूरी जमीन उनके नाम पर है। अब इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो हैरान है, परेशान है कि अब हम करें तो करें क्या। दावा किया जा रहा है कि तिरुचिरापल्ली एक हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पर 1500 साल पुराना एक शिव मंदिर है और यहाँ पर वक्फ अपनी जमीन का कब्जा कैसे कर सकता है। मतलब वक्फ को थोड़ी सी शर्म भी तो आनी चाहिए कि भैया कहाँ से तुम्हारी जमीन आ गई, तुम आए हो, तुम भाग दौड़ के कहाँ से आए हो, अफगानिस्तान, यहाँ से आके बसे हो और धीरे धीरे तुमको थोड़ी सी शरण मिल गई और बाद में तुमने तो क्या कर रहे हो, कब्जा करने में तुम मंदिरों को ही नहीं छोड़ रहे हो, है ना। तो इस प्रकार के काम इनको नहीं किए जाने चाहिए। आगे देखिए वो शिव मंदिर है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अपना कब्जा जता रहा है कि भैया इसके आसपास के क्षेत्र की जमीनों पर किसका है, मेरा ही कब्जा है, हमारी है ये, तो ठीक है। आगे देखिएगा, आगे एक थोड़ी सी हंसने वाली बात भी है और मतलब इनको जूते मारने की इच्छा होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जो श्री कृष्ण की नगरी है द्वारका टापू पे बसा एक क्षेत्र है, तो उस टापू के ऊपर भी क्या बोल रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले कि भैया ये जमीन हमारी है। मतलब इनकी हिम्मत तो देखो, तुम नॉर्मल जमीन के ऊपर बोलो तो ठीक है, तुम श्री कृष्ण की द्वारका के ऊपर क्या बोल रहे हो कि भैया ये जमीन तो हमारी है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आता है। यानी किसी विशेष प्रकार का क्या करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तभी ये इस प्रकार की बुद्धि को चला पाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या करा गया है, देखिए पढ़ के सुनते हैं क्या। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारका के 2 टापू पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया कि भैया आज से जमीन क्या है, हमारी। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इसको आश्चर्य जताते हुए पूछा कि श्री कृष्ण की नगरी पर आप किसे दावा कर सकते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संगीता बिसेन की अदालत में ऐसा मामला पहुंचा जिसे सुनकर वो खुद ही चौंक गई। तो भैया हर कोई चौंक जाएगा क्योंकि इनकर की हरकतें ही ऐसी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका के 2 टापुओं पर अपना क्या करा है, दावा कर दिया है। न्यायाधीश याचिकाकर्ता ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की नगरी पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, समझ आना चाहिए कि भैया जब विनाश का लाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। थोड़ी सी बुद्धि सुधार लो, नहीं तो अगर असली में वक्फ बोर्ड का कानून रिपील हो गया तो सारी संपत्तियों से क्या हो जाएगा, फिर हाथ धोना पड़ जाएगा। ठीक है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा। यदि भारत में देखा जाए तो भारत में बहुत बड़ी जमीन में वक्फ बोर्ड के अंदर दान दी जा चुकी है। दान देना अलग बात है, इन सालों ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा उसके ऊपर। यदि बात करें तो मात्र भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 16,844 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर दान में दी जा चुकी है। यदि इस पूरी वक्फ प्रॉपर्टी की व्यवसायिक कीमत आकी जाए तो 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेली दिल्ली में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जैसे जैसे जमीनों की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे वक्फ बोर्ड की जमीन की कीमत भी बढ़ती जा रही है। यदि राज्य के आंकड़ों की बात करी जाए तो पंजाब में 5,610 से ज्यादा जमीन पर लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। वहीं एमपी में 3,240 तथा बंगाल में 882, तमिलनाडु और कर्नाटक में 862 तथा हरियाणा में 754 और जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर 530 जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा इनके द्वारा किया जा चुका है। और अभी भी इनका कोई भरोसा नहीं है, कल को क्या करे, भारत की संसद के ऊपर ही बोल दे ये भी क्या है, हमारी है। राम मंदिर के ऊपर भी खड़े हो जाए ये भी हमारा है। तो वो द्वारका में तो बोल ही दिया है कि ये भी हमारी है। इनके मतलब सुधर ही नहीं रहे। इन्होंने किसके ऊपर भी दावा ठोक दिया, चलो कोई बात नहीं,
इन सब के ऊपर कर रहे हैं, ताजमहल के ऊपर भी दावा ठोक दिया कि ताजमहल भी किसका है। तो वहां पर फिर एकदम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा, थोड़ा सा इनको ध्यान दिलाया कि भैया ये चीज हमारी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया बोला बताओ कैसे, तो ये बोलते भैया औरंगजेब ने जब क्या करे थे, गए थे, तब वो बोल के गए थे कि ये क्या है हमारी है, वक्फ में देके गए थे। तो भैया सुप्रीम कोर्ट बोली अगर वो ऐसा बोल के गए हैं तो तुम क्या कर दो, लाओ उसके सबूत दे दो। ठीक है, औरंगजेब ने जिस पन्ने के ऊपर लिख के दिया था कि जो ताजमहल है वो किसका है, मुसलमानों का है, वक्फ में दे दिया, मैंने दान में दे दिया, ऐसा जहां लिखा है वो क्या करो, लेके आ जाओ। अब इन नन्हे बालकों के पास क्या सबूत तो था नहीं, तो फिर क्या हो गए, खाली हाथ वापस चले गए। तो इस प्रकार से इनको मुंह की खाने की क्या हो गई, आदत हो गई है। देख लेते हैं, ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाए। कैसे पेश कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ताजमहल है ही नहीं है, ये तो तेजो महल है। ठीक है, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहा है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में दावा किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा किया था। इस पर कोर्ट ने सबूत मांगे, तो ये देने में असमर्थ है। तो इस प्रकार क्या है, वक्फ बोर्ड को वहां से भी कोर्ट ने भी भगा दिया है। अब देखिए, अभी आने वाले हैं चुनाव, बीजेपी के पास मैटर है नहीं, तो अब ये नया मैटर खुलेगा और इस मैटर के ऊपर क्या होगी, अब फटाफट फटाफट क्रियाक्रम शुरू होगा। जैसे ही क्या होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर तूल पकड़ा तो इस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, असीम शक्तियां हैं इनके पास, तो जिधर देखो उधर हाथ डाल लो। थोड़ा थोड़ा चलता है कि ये बड़े बड़े लोगों पे हाथ नहीं डालते हैं, पर इनका प्रयास तो पूरा चल रहा है कि भैया द्वारका में डाल दिया, इधर कहीं डाल दें। तो इनके पास शक्तियां तो असीम है, जरूरी है कि इन शक्तियों को क्या करा जाए, नियंत्रित करा जाए। अन्यथा इस प्रकार की जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, अगर इनको हमने आगे बढ़ने दिया तो एक दिन हमारी गली के ऊपर क्या हो जाएगी, आके बैठ जाएगी और बोलेगी भैया आज से तुम्हारा घर भी क्या हो गया, हमारा। और फिर हमें भी कहाँ जाना पड़ेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, स्थानीय कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, या फिर इनके गले के ऊपर ही क्या करनी पड़ेगी, तलवार रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो भारत सरकार से सख्त निवेदन है कि क्या करें, इस प्रकार के कानूनों को शीघ्र रिपेल करने का प्रयास किया जाए। जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी शीघ्र सुनवाई करी जाए। तो इस घटना से रिलेटेड और भी क्या होते हैं, अगर कुछ अपडेट मुझे मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।